दिल की महफिल सजी है चले आइए। दिल की महफिल सजी है चले आइए। आपकी बस कमी है चले आइए। मैं तो यहां मुंतजिर रहता हूं आपका, कि आप आएं मुझे सुने। जब आप आ जाएंगे तो महफिल जम जाती है उस शो की जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जनाब, आज के किस्से कहानियां, आज मैं आपको बताऊंगा उस कॉमेडियन के बारे में जिसे हम प्रोबेबली हिंदी सिनेमा का ऐसा पहला कॉमेडियन कह सकते हैं जिसके लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर अलग से स्पेशली रोल लिखवाया करते थे। ये वही शख्स भी था जिसकी मौत फिल्म के सेट पर ही हो गई थी। और चर्चा करेंगे एक गीत के बारे में जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बोल हैं खाई के पान बनारस वाला। ये गाना है फिल्म डॉन का, मगर ये गाना डॉन फिल्म के लिए नहीं बना था। तो किस फिल्म के लिए बना था ये गीत, इसका खुलासा भी करूंगा आज। एक गीत की याद दिलाना चाहूंगा, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। ये गीत जब सुनाया गया, यानी कि इस गीत को संगीतकार रवि के मुंह से सुनकर क्यों ज़ारो कतार रो पड़ी मधुबाला। और क्या है जया प्रदा के जीवन की कहानी, कैसे वो आई फिल्मों में, किसने उन्हें नाम दिया जया प्रदा। जया प्रदा की जिंदगी से भी रूबरू करवाऊंगा आज की महफिल में। आज सबसे पहले बात करेंगे हिंदी सिनेमा में लोकप्रियता के शिखर को छूने वाले कॉमेडियन और कलाकार गोप की। मॉडर्न इंडिया के लोगों को, श्रोताओं को शायद ये नाम याद ना आए। उन पर फिल्माया एक गाना याद दिलाना चाहता हूं। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। शायद इस गीत को देखकर आपको कलाकार गोप याद आ जाएं। यूं तो गोप ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स थीं हिंदुस्तान हमारा, पतंगा, मिर्जा साहिबा, चोरी चोरी, तराना, पॉकेटमार, किस्मत, 50-50, शारदा इत्यादि। गोप हमारी हिंदी फिल्मों के वो पहले कॉमेडियन थे जिनके लिए प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स स्पेशली रोल लिखवाया करते थे। फिल्म वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीदते हुए पूछते थे कि फिल्म में हीरो हीरोइन के अलावा गोप हैं कि नहीं। तो जनाब, ये जलवा था गोप का। पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने वाले गोप की निजी जिंदगी ट्रेजिक थी और इनकी मौत भी फिल्म के सेट पर ही हुई थी। गोप का जन्म 11 अप्रैल 1914 को हैदराबाद, सिंध, जो पार्टीशन के बाद अब पाकिस्तान में है, यहां हुआ था एक सिंधी परिवार में। पूरा नाम था गोप कमलानी। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी मां के इलाज के लिए सिंध से बंबई आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात ईस्टर्न फिल्म के मालिक हरीश शिवदासानी से हुई। शिवदासानी साहब ने पाया कि गोप का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और इनके अंदर छुपा हुआ है एक हास्य कलाकार। उन्होंने गोप को बोला कि कुदरत ने जहां एक तरफ तुम्हें मोटा जिस्म देकर नाइंसाफी की है, तो दूसरी तरफ कॉम्पनसेट भी कर दिया है। अगर चाहो तो इसी मोटे शरीर से 4 पैसे कमा सकते हो। ये पैसे आपके परिवार की गुर्बत को खत्म करने में मदद करेंगे। बंबई में सिनेमा का पर्दा आपका इंतजार कर रहा है। यह बात गोप की समझ में आई और उन्होंने फैसला किया कि वो अब बंबई में ही रहेंगे। कुछ वक्त बंबई में संघर्ष करने के बाद गोप को पहली फिल्म मिली जिसका नाम था इंसान या शैतान। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1933 में और इसकी हीरोइन थी जद्दन बाई, ग्रेट नरगिस जी की माताजी जद्दन बाई। अब गोप जैसे मोटे आदमी और उनके चेहरे का भोलापन देखकर ही लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। और देखते ही देखते गोप इतने मशहूर हो गए कि फिल्म के तमाम अहम किरदार उनके किरदार के सामने फीके पड़ने लगे। जो लीड पेयर्स हैं, लीड कलाकार थे, उनसे जलने लगे। फिल्म के क्रेडिट टाइटल्स में भी उनको हीरो हीरोइन के बाद जगह मिलने लगी।
आगे चलकर फिल्मों में गोप की जोड़ी अभिनेता याकूब के साथ खूब जमी। इन दोनों कलाकारों ने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया और अपार लोकप्रियता पाई। गोप अभिनय के अलावा गाते भी बहुत अच्छा थे। दरिया दिली में भी जवाब नहीं था उनका। सुना है इस कॉमेडी किंग की ट्रेजेडी ये थी कि जिसकी भी मदद की बदले में उन्हें बुराई ही मिली। गोप को प्यार हो गया एक महिला से जिसका नाम था एग्बस, जिसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी समूची दौलत दान कर दी। यही नहीं, अपने दोस्त जगदीश सेठी को काम मिल जाए इसके लिए उन्होंने फिल्म रंगभूमि का निर्माण भी किया। गोप की मौत भी बड़ी ट्रेजिक कॉमेडी मौत थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में संभवतः आज तक किसी की ऐसी मौत नहीं हुई। बात 1957 की है। वो प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म तीसरी गली के सेट पर स्क्रिप्ट पढ़कर बोले, ठीक है, मैंने थोड़ा पढ़ लिया है, बाकी ऊपर जाकर पढ़ लूंगा। ऊपर जाकर पढ़ने से उनका मतलब सेट की ऊपरी मंजिल से था जहां शूटिंग होने वाली थी। यह बात उन्होंने बहुत ही मासूमियत और बहुत ही कैजुअली कही थी। सब लोग हंस पड़े, पर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि उनका कहा कुछ ही देर में एक खौफनाक दर्दनाक हकीकत में बदल जाएगा। गोप ऊपर सेट पर गए और जब अपने डायलॉग बोलने लगे तभी उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया। और यह दौरा इतना सीवियर था कि मौका भी नहीं मिला उन्हें कि अस्पताल ले जाया जा सके। और गोप साहब ने वहीं सेट पर दम तोड़ दिया। वापस आकर बताऊंगा एक गाने के बारे में। यह गाना है डॉन फिल्म का, मगर यह गाना डॉन फिल्म के लिए नहीं बना था। तो किस फिल्म के लिए बना था यह गीत, जिसके बोल खाई के पान बनारस वाला? फिर यह कैसे गीत आ गया डॉन में? आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जनाब, अब बात फिल्म डॉन के सुपरहिट गीत जिसके बोल खाई के पान बनारस वाला। इस गीत से जुड़ी कुछ मजेदार बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो यह कि यह गाना पहले किसी और फिल्म के लिए बनाया गया था। दूसरी बात यह कि इसे गाते वक्त किशोर कुमार ने क्या तरीका अपनाया, सुनिए इस गीत की कहानी। जब देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू बन रही थी तो कल्याण जी आनंद जी ने उस फिल्म के लिए एक गीत कंपोज किया, खाई के पान बनारस वाला। गाना सबको पसंद आया, पर देव साहब को पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि ये गीत इस फिल्म में मत डालो। अब जब देव साहब को पसंद नहीं था तो सब चुप हो गए और उसके बदले में दूसरा गाना कंपोज कर डाला, बुरे भी हम भले भी हम, समझना ना किसी से कम, हमारा नाम हम हैं बनारसी बाबू। लिहाजा ये जो गाना था खाई के पान बनारस वाला, ये डब्बे में चला गया। अब जब फिल्म डॉन बनी तो उसके ट्रायल में मनोज कुमार ने आइडिया दिया कि इंटरवल के बाद एक गाना होना चाहिए। तब कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि हमारे पास एक गीत तैयार है, अगर वो चाहे तो इस फिल्म में डाल सकते हैं। जब उन्होंने देवानंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए बनाया गया ये गीत सुनाया कि खाई के पान बनारस वाला, तो गीत को सुनते ही सब बहुत एक्साइटेड हो गए कि गाना बहुत बढ़िया है और फिल्म की सिचुएशन पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। और इस तरह यह गीत फिल्म डॉन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस गाने के इस फिल्म से जुड़ने का वाकया जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प है इस गाने का पिक्चराइजेशन भी। गाने की डिमांड के अनुसार अमिताभ बच्चन ने शूटिंग के वक्त असल में पान खाया ताकि उनके होठों पर पान की लाली का ही रंग दिखे। इसके लिए उन्होंने 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरे 25 पान खाए। पान के चूने की वजह से उनके होंठ कट गए थे। ऑन स्क्रीन गीत में रंग जमाने के लिए अमिताभ बच्चन ने पान खाया तो ऑफ स्क्रीन प्लेबैक सिंगिंग में किशोर कुमार ने भी इस गीत को गाते वक्त जमकर पान खाया। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब स्टूडियो में पॉलिथीन की चादरें बिछा दी गई थी ताकि किशोर ये गाना गाते हुए
पान की पीक कहीं इधर उधर दीवारों पर ना थूक दें। कहते हैं, सुना है हमने, कि रिकॉर्डिंग पूरी होने तक जगह जगह स्टूडियो पान की पीक से भर गया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इस गीत को संगीतकार रवि से सुनकर क्यों रो पड़ी ज़ारो कतार मधुबाला, बताऊंगा बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 1957 में मधुबाला और अशोक कुमार की एक फिल्म आई थी, एक साल। इस फिल्म में तलत महमूद और लता मंगेशकर का गाया हुआ एक गीत है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बात उस वक्त की है जब मधुबाला और दिलीप कुमार अलग हो गए थे और मधुबाला इस ब्रेकअप से बहुत गमजदा थी। इस गीत की शूटिंग चल रही थी चेंबूर में। एक दिन वहां इस गीत के कंपोजर रवि साहब किसी काम से सेट पर पहुंचे और उनकी मुलाकात हुई मधुबाला से। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। फिल्म के निर्देशक देवेंद्र गोयल ने रवि साहब का परिचय मधुबाला से करवाया। मधुबाला ने कंपोजिशन की और रवि साहब की तारीफ करते हुए कहा कि आपने ये गाना बहुत अच्छा कंपोज किया है। रवि जी थोड़ा संकोची और शर्मीले टाइप के आदमी थे, पर मधुबाला से तारीफ सुनकर उनकी हिचक थोड़ी दूर हुई और फिर बातों का सिलसिला जारी हो गया और कुछ देर तक दोनों बातें करते रहे। इस बातचीत के बाद मधुबाला अपने मेकअप रूम में चली गई और रवि जी गोयल साहब के पास ही बैठ गए। अभी कुछ वक्त ही बीता था कि लड़की ने आकर कहा रवि से कि सर मैडम आपको बुला रही हैं। रवि जी हड़बड़ा गए कि मधुबाला जी यहां बात करने के बजाय मेकअप रूम में क्यों बुला रही हैं। रवि जी को घबराया देख देवेंद्र गोयल ने कहा जाओ मिल के आओ, घबराओ मत। तो रवि जी पहुंचे मधुबाला के मेकअप रूम में। मधुबाला ने बड़े ही अदब के साथ उन्हें बिठाया और कहा कि मुझे ये गाना आप यहां पर सुनाइए। रवि ने कहा अभी तो आप इस गाने की शूटिंग कर रही थी, क्या आपने गाना सुना नहीं? मधुबाला बोली नहीं नहीं नहीं, वहां एक एक लाइन पर अलग अलग शॉट्स लिए जाते हैं, पूरा गाना सुन नहीं पाई हूं, प्लीज इस गाने को पूरा सुनाइए। मधुबाला की बात सुनकर रवि ने वहीं टेबल पर ठेका लगाकर पूरा गाना सुना दिया उन्हें। रवि साहब इस कंपोजिशन को आंखें बंद कर तल्लीन होकर गा रहे थे। गाना खत्म हुआ, रवि ने अपनी आंखें खोली तो हक्का बक्का रह गए। मधुबाला ज़ारो कतार रोए चली जा रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अपने आप को सहेजते और संभालते हुए मधुबाला बोली, इस गाने ने मेरे दिल की कुछ रगों को छू लिया है। ऐसा लग रहा है मानो मेरी अपनी ही कहानी है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ तो लुट गया मेरा भी। यूसुफ को खो दिया, याद आ गई उनकी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और आंसू निकल आए। मधुबाला, जितना खूबसूरत चेहरा उतनी ही गमजदा जिंदगी। थोड़ी देर में बात करेंगे अभिनेत्री जया प्रदा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, कैसे वो फिल्मों में आई, किसने उन्हें जया प्रदा नाम दिया। जया प्रदा के जीवन की कहानी बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात अभिनेत्री जो बाद में जाके पॉलिटिशियन बन गई, जया प्रदा की। जया प्रदा का फिल्मों में आना कैसे हुआ, उन्होंने जब पहली बार फिल्मों में काम किया तो उन्हें कितने रुपए पारिश्रमिक मिला, ये सब सुनिए। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री के एक परिवार में हुआ और उनका नाम रखा गया ललिता रानी। पिता कृष्णराव फिल्म फाइनेंसर थे। उनकी मां नीलवाणी को नृत्य का बहुत शौक था और वो नृत्य में नाम और शोहरत कमाना चाहती थी, पर यह सपना अधूरा रह गया
जब जया प्रदा का जन्म हुआ तो मां ने सोच लिया कि अपने अधूरे सपने को वो बेटी से पूरा करवाएंगी। इसीलिए उन्होंने ललिता को कम उम्र में ही नृत्य और संगीत कक्षाओं में दाखला दिलवा दिया। जब ललिता 14 साल की हुई तो उनके स्कूल के एनुअल फंक्शन में उन्होंने एक डांस की परफॉर्मेंस दी। इस प्रोग्राम में तेलुगु के मशहूर फिल्म निर्देशक के.बी. तिलक भी मौजूद थे और उन्होंने जब ललिता का डांस देखा तो इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने बाद में ललिता से मुलाकात की और कहा कि क्या तुम मेरी फिल्म में 3 मिनट का डांस सीक्वेंस है, परफॉर्मेंस दे सकती हो। ललिता 14 साल की थी, कुछ समझ में नहीं आया और मना कर दिया। तिलक साहब ने ललिता के पिता से संपर्क साधा और ललिता के परिवार ने फिल्म का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार प्रभाकर रेड्डी ने ही ललिता को उनका फिल्मी नाम दिया, जयाप्रदा। फिल्म में 3 मिनट के डांस परफॉर्मेंस के लिए क्या आप जानते हैं उनको कितनी रकम मिली? सिर्फ 10 रुपए। ये 10 रुपए मामूली रकम थी, बहुत कम रकम थी, लेकिन जब उनके डांस को फिल्म रिलीज से पहले कुछ तेलुगु फिल्म हस्तियों ने देखा तो जयाप्रदा के पास फिल्मों की लंबी लाइन लग गई और 1976 में लगातार 3 सुपरहिट फिल्में देकर जयाप्रदा बन गईं सुपरस्टार। 1977 में वो टी रामाराव की हीरोइन भी बनी। फिल्म थी अडवी रामुडू। इस फिल्म ने उस टाइम के बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जयाप्रदा ने तमिल के साथ साथ मलयालम और कन्नड़ फिल्मों का सफर तय करते हुए 1989 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा। फिल्म थी सरगम। उनके हीरो थे ऋषि कपूर। अपनी पहली हिंदी फिल्म से ही जयाप्रदा ने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया और बन गई हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत कामयाब हीरोइन। जिक्र करेंगे एक बहुत पॉपुलर गाने का, ओ गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो गोरी गोरी। और बताऊंगा कि लंदन के किस मशहूर संगीतकार के गाने से इंस्पायर्ड है ये कंपोजिशन, या यूं कहें कि मिलता जुलता है। बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब बात फिल्म समाधि के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग की। ओ गोरे गोरे ओ बाके छोरे कभी मेरी गली आया करो। ये गीत गाया है लता मंगेशकर और अमीर बाई कर्नाटकी ने। गीत को कंपोज किया सी रामचंद्र ने। 1950 की फिल्म है, मगर संयोग से इसी ट्यून पर एक गाना चीको चीको 1945 में लंदन के मशहूर संगीतकार एडमंडो रॉस ने भी बनाया था। चूंकि ये गाना चीको चीको 1945 में बना है, यानी समाधि फिल्म से 5 साल पहले, तो संभावना यह है कि संगीतकार सी रामचंद्र ने इसी गीत से प्रेरित होकर बनाया होगा, ओ गोरे गोरे ओ बाके छोरे। वापस आकर एक श्रोता का एसएमएस पढ़ूंगा, उनका प्रश्न आप सबको बताऊंगा और प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप हमसे जुड़े रहें, सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं एक बार दोबारा हाजिर हूं आपके सामने। ब्रेक में जाने से पहले एक एसएमएस के बारे में बात कर रहे थे। एक श्रोता ने पूछा है, उनका प्रश्न ये था, मुझसे जुड़ा हुआ सवाल है। उन्होंने पूछा, अन्नू जी आपने अब तक जितने भी रोल किए उनमें सबसे मुश्किल रोल कौन सा था? उस रोल से जुड़ी कोई घटना हमें सुनाएं। बहुत सारे रोल किए हैं और मुझे तो हर रोल बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मुझे लगता है कि मैं इस रोल को ठीक नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसर रही जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी भी अच्छी अदाकारी कर ही नहीं पाया। सर्कमस्टेंसेस ने मुझे बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में एक्टर बनाया। फिर भी
टेलीविज़न के ऊपर जो कबीर मैंने रोल किया वो बहुत मुश्किल था। सरदार फिल्म थी केतन मेहता साहब की, उसमें मैंने महात्मा गांधी का रोल किया, वो भी बहुत मुश्किल रोल था। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब मैं सरदार फिल्म में ये रोल कर रहा था बापू का, तो इसकी शूटिंग बिरला स्मृति में ही हुई। और संयोग देखिए कि बिरला स्मृति में 30 जनवरी 91 में 1991 या 92 की बात है, 30 जनवरी को वहां पर बिरला स्मृति में ही शूटिंग हो रही थी। और विचित्र संयोग है कि 30 जनवरी 1948 को शाम को 5:17 पर बापू की हत्या कर दी गई थी। और एग्जैक्टली वो शॉट जब बापू प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे हैं, विचित्र संयोग है कि शाम को 5:17 पर ही केतन मेहता ने लिया था। तो मैं तो शरीर के अंदर पड़ा हुआ था बापू बनकर चटाई के ऊपर, और एक शॉट है, परेश रावल आते हैं और डॉक्टर कहता है कि वो आते ही वो जो शॉल है मेरे ऊपर, बापू के ऊपर जो ओढ़ा रखी थी, उसके हाथ डालते हैं, मेरे हाथ को, नब्ज को चेक करते हैं। परेश रावल कहते हैं, सरदार पटेल कहते हैं कि धड़क रही है धीरे धीरे। वहां का पूरा माहौल इस तरह का था कि हमारे यूनिट की जो लड़कियां जो कैमरे के सामने थीं, वो इतनी इन्वॉल्व हो गई कि जोर जोर से रुदन होने लगा, बिल्कुल वैसे ही शोक का रुदन, मातम का रुदन, कि जैसे सचमुच बापू चले गए हों। और बाहर खड़े जो जूनियर आर्टिस्ट, जो किसान थे, वो भी उसी में इतना इन्वॉल्व हो गए। सीन इतना सच्चा था, इतनी गंभीरता, इतनी ईमानदारी के साथ वो सब किया जा रहा था, शांति थी पूरे सेट के ऊपर। ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच द लाइट हैज गॉन आउट फ्रॉम अवर लाइफ। ये नेहरू ने कहा था बापू की मृत्यु के ऊपर। सो लड़कियों का ये रुदन देखकर, लड़कियों का ये डिप्रेशन में जाना देखकर मैं आंखें बंद किए हुए पड़ा था। तो मेरे डायरेक्टर मेरे पास आए, झुके, मेरे कान में उन्होंने कहा, बापू, दे ऑल आर क्राइंग, यू हैव टू सेव देम। सो आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई जस्ट ओपन माई आईज, आई गॉट अप, और इनको मैं लेके गया एक कॉरिडोर में जहां पे विशाल तस्वीर लगी हुई थी महात्मा गांधी की। मैं उस तस्वीर के सामने लेके गया और मैंने जोर से संस्कृत का एक श्लोक जो वहां पे लिखा हुआ है वो इनके लिए पढ़ा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सदगमय, मृत्योमा अमृतंगमय। यानी कि लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड मी फ्रॉम अनरियल टू द रियल, लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। शायद हमारे देश का ही साहित्य कह लो, कि हमारे देश का दर्शन कह लो, हमारे देश की फिलॉसफी कह लो, हमारे देश की गहराई कह लो, ये दर्शन और किसी देश में पाया नहीं जाता। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।